छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव लोकसभा सीट हर बार हाई प्रोफाइल होती है, लेकिन भूपेश बघेल की एंट्री ने इस बार इस सीट को पूरे देश में चर्चित कर दिया है। राजनांदगांव में भूपेश बघेल दमदारी के साथ मैदान में उतरे हैं। वो हर दिन 20 से 30 गांवों में पहुंचकर अपने पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। दूसरी ओर संतोष पांडे के समर्थन में भाजपा ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां सभाओं को संबोधित कर चुके हैं। अब प्रचार के अंतिम दौर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मोर्चा संभाल लिया है। वो भूपेश बघेल पर सीधा हमला बोल रहे हैं। राजनांदगांव से हमेशा भारतीय जनता पार्टी जीतते आई है और कांग्रेस पार्टी यहां से इस प्रदेश के कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को प्रत्याशी बनाकर हम लोगों का ये चुनाव को और आसान कर दिया है। एक ऐसा दागदार चेहरा जिसको 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता नकार चुकी है, उसको कांग्रेस पार्टी यहाँ लोकसभा का प्रत्याशी बनाई है। तो हम लोगों का ये लोकसभा की लड़ाई बहुत आसान हो गई है। निश्चित रूप से आज जिस भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ की जनता ने बुरी तरह से नकारा, भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की जनता को 5 साल तक लूटने का काम किया, धोखा देने का काम किया। आज वो राजनांदगांव गए हैं। राजनांदगांव के साथ उन्होंने अन्याय किया है, धोखा किया है और इसलिए राजनांदगांव की जनता तैयार बैठी है उन्हें सबक सिखाने के लिए, उन्हें बैरंग वापस भेजने के लिए। पूर्व सीएम भूपेश पर सीएम के सीधे हमले से कांग्रेस भी आक्रामक नजर आ रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि राजनांदगांव सीट कांग्रेस जीत रही है। उनका दावा है कि मुख्यमंत्री की बातों पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। राजनांदगांव सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही है। मेरा कल दौरा भी था राजनांदगांव में। मैंने देखा लोगों का रुझान, कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। सिर्फ अनर्गल आरोप लगाकर वो जनता को गुमराह करना चाह रही है। लेकिन इससे राजनांदगांव सीट हो या अन्य सीट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस समय हम पूरी सीटों पे मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इस समय कांग्रेस से पूरी तरह से डरी हुई है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद से ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पिछली सरकार पर तो हमला बोलते ही आ रहे हैं। अब राजनांदगांव की जंग में विष्णुदेव साय और भूपेश बघेल आमने सामने नजर आ रहे हैं। देखना ये है कि जनता भूपेश और साय में किस पर भरोसा जताती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। राजनांदगांव का रण, जी हां, छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव का प्रचार अभियान अब तेज हो चुका है। पहले चरण के मतदान के खत्म होने के बाद दूसरे चरण में 3 लोकसभा सीटों में वोट डाले जाएंगे। लेकिन इस वक्त सबकी निगाहें सिर्फ राजनांदगांव सीट पर है, उसके महामुकाबले पर टिकी हुई है, क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और भूपेश बघेल पर सीधा हमला करते नजर आ रहे हैं। राजनांदगांव की जंग में अगर देखा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनावी मैदान में है और वहीं पहले से सांसद रहे संतोष पांडे बीजेपी से चुनावी मैदान में हैं। राजनांदगांव की जंग में आखिर क्यों आमने सामने हो गए हैं भूपेश बघेल और विष्णुदेव साय, इसी पर चर्चा करेंगे। जान लेते गुहार के पॉइंट्स क्या है। कौन जीतेगा राजनांदगांव का रण? भूपेश बघेल को घेरने में कामयाब हो पाएगी भाजपा? भाजपा का चक्रव्यूह तोड़ पाएंगे भूपेश बघेल? कौन से मुद्दे राजनांदगांव में कर रहे असर? और इसी मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा है। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस से सत्यप्रकाश सिंह। बहुत स्वागत करती हूँ सत्यप्रकाश जी आपका। और पहला सवाल आप ही से है मेरा कि राजनांदगांव का रण है, दूसरे चरण का मतदान होना है 3 लोकसभा सीटों पर। हालांकि लोकसभा सीटें सारी महत्वपूर्ण है, लेकिन राजनांदगांव हाई प्रोफाइल सीट बन गई है क्योंकि भूपेश बघेल चुनावी मैदान में है और लगातार बीजेपी और विष्णुदेव साय ने मोर्चा संभाल लिया है और निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं कि कोई जादू नहीं चलने वाला है भूपेश बघेल का। देखिए प्रशिता जी, पहले चरण के चुनाव के बाद स्पष्ट हो गया कि जनता क्या चाह रही है। जनता बदलाव चाह रही है। जनता चाह रही है कि ऐसे व्यक्ति को चुने जो हमारी बात करता है,
जो हमारी समस्याओं की बात करते हैं, उसको निजात की बात करते हैं। एक हमको विजन देता है कि अगर हम आते हैं तो आप गरीब वर्ग के लिए, मजदूर वर्ग के लिए, आदिवासियों के लिए, महिलाओं के लिए हम क्या करेंगे। और अगर वही बात की पहले चरण के बाद, इसीलिए देखिए बीजेपी नेताओं में बात करिए, कार्यकर्ताओं में, यहाँ तक प्रधानमंत्री मोदी जी में किस तरह की घबराहट आ गई और किस तरह से अब भाषा बदल गई है। देखिए महत्वपूर्ण बात, आप राजनांदगांव की बात करें तो देखिए राजनांदगांव की बात को भूपेश बघेल जी 5 साल मुख्यमंत्री थे, उन्होंने काम किया। वो अलग बात है, प्रोपेगेंडा जो कराया है और जो भी है वो हम आज काम करने के बावजूद विपक्ष में बैठे हैं, देखिए काम के नाम पे हम वोट मांगते हैं। हम इनकी तरह की ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करते। 5 साल उन्होंने काम किया। राजनांदगांव जिला जहां 10 साल से इनके सांसद पहले अभिषेक सिंह जी थे, सुपुत्र रमन सिंह के, और अभी सरोज पांडे जी हैं, संतोष पांडे जी, और 15 साल मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह, उसके बावजूद भी राजनांदगांव जिला नक्सल प्रभावितों में था। अब महासमुंद की बात भी कर लीजिए, उसमें लोकसभा क्षेत्र महासमुंद में भी धमतरी जिला वो भी था। 5 साल का हमने काम किया और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से बाहर हमने रोजगार के लिए वहां, अगर मैं राजनांदगांव जिले की बात करूं, युवाओं के रोजगार के लिए वहां लगभग 50 से ज्यादा राइस मिलें वहां पे खुलवाई गई, जो हमारी उद्योग नीति थी 5 साल की, उसके अंदर। और प्लस बहुत बड़ी बड़ी जो तेल मिल होती है वो 3 से 4 वहां उद्योग के तौर पर लगाए ताकि वहां रोजगार युवाओं को मिले। हमने वो काम किया। हमने, अगर मैं पूरे कार्यकाल की बात, किसानों के समर्थन मूल्य की बात करी, गोबर खरीदी, हाफ बिजली, तो हमने काम किया। उनको मालूम है कि भूपेश बघेल जी एक किसान पुत्र, वो जानते हैं। लेकिन इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि भूपेश बघेल जी मात्र वहां खड़े होने से जब ऐलान हुआ था उनका नाम, तभी घबराहट शुरू हो गई थी। आप इसी समझ सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री को वहां जाना पड़ रहा है, वहां पे अमित शाह जी को जाना पड़ रहा है, तमाम रह लिया वहां भूपेश बघेल जी के गढ़ में, वहां प्रत्याशी जहाँ पे, वहां पे जाके इनको करना पड़ रहा है। तो दिखता है कि इनको घबराहट है भूपेश बघेल जी के वहां जाने से। तो संतोष पांडे ने पिछले 5 साल की बात, संतोष पांडे ने वहां किया क्या, यहाँ तक वहां ने वहां के युवाओं ने एक रैली निकाली थी। वहां पे वो उन्होंने बोला कि निष्क्रिय सांसद है वो दिखता है युवा भी वहां पर ढूंढ रहे थे इनको, तो हमको कुछ इन्होंने 5 साल में किया नहीं। चाहे आप रेलवे की बात करिए, 9 सांसद होते हुए कभी संसद में रेल का मुद्दा नहीं उठाया। ये दिखता है ना कि आप सिर्फ मोदी जी की चरण वंदना में लगे हुए। चलिए ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी से चौधरी रजा साहब भी जुड़ गए हैं और राजनीतिक विश्लेषक लखन चौधरी जी भी जुड़ गए। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। तौकीर जी, सत्यप्रकाश जी का कहना है कि आप लोग डरे हुए हैं, राजनांदगांव लोकसभा सीट से भूपेश बघेल चुनावी मैदान में है और मजबूत कैंडिडेट है वो कांग्रेस के, इसीलिए सीएम का फोकस उसी पर है और तमाम केंद्रीय नेतृत्व का फोकस उस सीट पर आ गया है। देखिए, ऐसा है कि भय और भ्रष्टाचार की राजनीति करने वाले ये बताएंगे कि हम डरे हुए हैं। अरे जनता ने उखाड़ फेंका, डरे हुए तो आप है भाई साहब। 5 साल आप लोगों ने सिर्फ भय और भ्रष्टाचार किया और उसके मुखिया के रूप में वहां पर जा रहे हैं, तो ये तो डरे हुए खुद है और जनता जान रही है कि इनके पास तो कोई और चीज और कोई व्यक्ति नहीं था। और भ्रष्टाचार का पैसा लगाकर ये सोचेंगे कि जीत जाएंगे, लेकिन जनता मूर्ख नहीं है। जनता इस चीज को समझ बैठी है, जनता इस चीज को जान रही है कि जो जनता के साथ इन्होंने क्या भ्रष्टाचार किया, किस प्रकार से जो योजनाएं थी उसको पहुंचाना था, एक भी योजना को जमीनी स्तर तक नहीं पहुंचाया, तो जनता तो जान रही है। और उसके बाद आप नहीं समझ रहे भाई साहब, 2019 के चुनाव में आप कहां थे, आपकी तो सरकार थी, उसके बाद भी यही आपके सांसद जो है राजनांदगांव में बड़े आराम से वो जीते थे। तो अभी तो सरकार आपकी नहीं है, उसके बाद भी आप बोलते जीतेंगे, तो बड़ा आश्चर्य लगता है और घबराना बोलता है। आपके कोई ऐसा कार्य किया हो माननीय भूपेश बघेल जी ने जिसके कारण से लगता हो कि जनता सराहना पहुंचाएगी, जनता के साथ जाना, जनता को उन्होंने कोई योजनाएं पहुंचाई ना, महिलाओं के साथ कोई महिलाओं को जो योजना पहुंचानी उसका योजना पहुंचाई, महिलाओं का खा गए, युवाओं का हक खा गए, गरीबों और दलितों का, पिछड़ा वर्ग का हक खा गए। इससे बढ़कर दुर्भाग्य क्या होगा। और पिछड़ा वर्ग की अगर बात करें, ये जाति जनगणना बताकर पिछड़ा वर्ग के बारे में बात करते हैं, पिछड़ा वर्ग को गाली देने वाले कौन थे, सारे मोदी चोर करके इनके शहजादे रहे, तो ये तो उसको सजा भी मिली और बाद में माफी मांगना पड़ा। आप बड़ी अति उत्साह में कुछ भी बोल दें उलझुल और बाद में आप माफी मांगने रहे, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि इनकी बौद्धिक स्तर क्या जा रहा है, ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो आपका चाल चरित्र, आपका डीएनए जो है जनता जानती है, जनता समझ बैठी है। जो विगत 10 वर्षों में जो विकास हुआ है, माननीय मोदी जी ने मात्र इन 10 वर्षों में लगभग 4 लाख करोड़ के आसपास दिया है। ये अपने आप में उपलब्धि है कि नहीं, ये बता दीजिए जरा। आपके मनमोहन सिंह, जिसको मौनी बाबा बोला जाता था, 14 के पहले 2004 से 2014 तक मात्र सिर्फ 80,000 करोड़ रुपए दिए थे, 84,000 करोड़ रुपए। तो 84,000 करोड़ 10 साल का हिसाब ले लीजिए, और माननीय मोदी जी ने जो दिया उसका हिसाब जनता जानती है, ले लीजिए आप। तो जनता को उन्होंने दिया है, छत्तीसगढ़ को भी दिया है, और जनता के विकास की वो बात करते हैं। आज चाहे जल जीवन मिशन के अंतर्गत देख लीजिए आप, आज 10 करोड़ लोगों से ऊपर लोगों को जल जीवन मिशन के अंतर्गत
जल पहुंच चुका है और पहुंचने ये जा रहा तमाम है। केंद्र काम की बहुत योजना है। गति से लखन चल जी से रहा एक है। प्रतिक्रिया, राजनांदगांव अगर सीट की बात की जाए, हाई प्रोफाइल सीट पड़ी हुई है, भूपेश बघेल चुनावी मैदान में है, बीजेपी के कब्जे में अभी ये सीट है, कितना दिलचस्प होने वाला है यहाँ का रण, यहाँ का चुनाव, कौन से मुद्दे मुख्य रूप से यहाँ काम करेंगे? जी देखिए, निश्चित तौर पर राजनांदगांव का जो चुनाव है वो बहुत दिलचस्प मोड़ पर जा रहा है और खास करके भाजपा के लिए ये सीट जो है प्रतिष्ठा की सीट बन चुकी है, क्योंकि पिछले 25 साल से भाजपा वहां पर कब्ज है और लगातार 25 साल से भाजपा की जो है चुनौती इसलिए है क्योंकि इस साल जो है भूपेश बघेल वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, खड़े हुए हैं। और देखिए, राजनांदगांव से खुद रमन सिंह और कवर्धा से विजय शर्मा जो है डिप्टी सीएम है, तो डिप्टी सीएम विजय शर्मा और राजनांदगांव से रमन सिंह दोनों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लग चुकी है, क्योंकि भूपेश बघेल एक मुख्यमंत्री, एक ऐसा लोकप्रिय मुख्यमंत्री, देखिए चुनाव में हार जीत होती है, हार जाना अलग बात है। 2018 के बाद जो है 2023 के चुनाव में हार गए भूपेश बघेल। ठीक है कि बावजूद इसके भूपेश बघेल की जो लोकप्रियता है वो अपनी जगह है और इसलिए भाजपा के लिए ये बड़ी चुनौती की बात है। देखिए, ये चुनाव जो है वो भूपेश बघेल बनाम मोदी हो गया है। संतोष जो पांडे हैं उनका नाम लेवा कोई नहीं है, कहीं से उनके नाम को लेकर जो है चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, न वोट मांगे जा रहे हैं। भाजपा केवल मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही है। तो चुनाव जो है केवल भूपेश बघेल और मोदी के नाम पे हो रहा है। अब देखना है कि जनता किस तरह से निर्णय करती है, लेकिन अभी तक की जो स्थिति है उसमें तो देखिए 8 विधानसभा में 5 में कांग्रेस जीत चुकी है, केवल 3 जगह जो है भाजपा है। तो वैसे भी यदि देखा जाए तो मजबूत स्थिति कांग्रेस की बनती है और भूपेश बघेल चूंकि एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए ये कहा जा रहा है कि जो है संतोष पांडे के लिए या भाजपा के लिए ये सीट इतनी आसान नहीं है जितनी आसानी से पिछले 25 साल में ये सीट भाजपा जीतती रही है। सत्य प्रकाश जी, तो चुनौती बन रहा है भूपेश बघेल बीजेपी के सामने। देखिए प्रसिद्ध जी, सबसे पहले तो बोलूंगा कि ताकि रजा भैया की सोच को मैं क्या बोलूं, अगर ये मानते हैं कि गरीब भुखमरी में अगर देश 111 नंबर पे है और इसको विकास मानते हैं तो मैं इनकी सोच को कुछ जवाब दे देता हूँ। अगर ये मानते हैं महिला जो मणिपुर में नग्न अवस्था में दौड़ाई गई और जंतर मंतर पे हमारी बहन बेटियां, जो खिलाड़ी बहन बेटियां जो मेडल जीत कर आती, उनके पर कोई बोला नहीं गया, अगर उसको भी ये महिला सुरक्षा मानते हैं तो मैं उस पर कुछ नहीं बोल सकता। अगर ये मानते हैं कि किसान और जवान आमने सामने, देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसान और जवान आमने सामने है, अगर उसको ये विकास बोलते हैं तो इनकी सोच को मैं किस तरह का बोलूं, मैं ये तौकीर रजा भैया बता पाएंगे। अगर 2014 के बाद से SC/ST में 46% और 48% की अपराध में बढ़ोतरी हुई है तो इसका जवाब बीजेपी को देना पड़ेगा। और अगर एक नया जो भ्रष्टाचार का सिगमेंट लेके आए इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला, जिसका वसूली गैंग मैं तो बोलूंगा है, वो अगर उसको भी ये बोलते हैं अपना विकास करना विकास होता है, तो इसकी इनकी सोच को मैं जवाब तौकीर रजा जी ज्यादा बेहतर दे पाएंगे। इसलिए बोलो, देखिए इनको मालूम है इन्होंने किया कुछ नहीं है, जवाब नहीं आपके पास। भूपेश बघेल जी वहां पे अगर मुद्दे की बात कर रहे हैं, वहां पे जनता के जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं, संतोष पांडे या विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, वो खुद जाके वहां पे जवाब कहाँ दे पा रहे हैं? वो सिर्फ और सिर्फ अपशब्द भूपेश बघेल जी के लिए कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ भूपेश बघेल जी की छवि को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जवाब नहीं है आपके पास। महंगाई पे, बेरोजगारी पे आपने यहाँ पे 3 महीने में भी किसानों को जो छला है, महतारियों को जो छला है, युवाओं को जो छला है, उसका जवाब नहीं है आपके पास। इसीलिए मैं बोलो भूपेश बघेल जी ने काम किया है। आपको भी मालूम है प्रोपेगेंडा कहता है तो आपने सत्ता हासिल कर ली है, मगर जनता के पास मैसेज है कि भूपेश बघेल काका ने हमारे लिए काम किया। आज भी अगर ये काम करते तो इनके संतोष पांडे के लिए वहां युवा सड़क पे नहीं आता कि हमारे सांसद निष्क्रिय हो गए। सबसे महत्वपूर्ण इसलिए बोल रहा हूँ कि भूपेश बघेल जी जैसा नेता छत्तीसगढ़ में कोई नहीं है, ना बीजेपी पास है, नहीं, इनको मालूम है। इसीलिए इनको और तकलीफ हो गई है। सारे के सारे लोग राजनांदगांव में क्यों इकट्ठा हो रहे, क्यों वहां जा रहे हैं? अगर आपको ऐसे ही लग रहा है कि भूपेश बघेल जी ने कोई काम नहीं किया पिछले 5 साल में, सिर्फ उन्होंने भ्रष्टाचार ही किया है, तो आप जवाब ले लीजिए तौकीर जी। वहां की जनता को समझ है, जवाब दे आपको जाने की जरूरत क्या है? मगर ये दिखता है कि आप में घबराहट है, आप में डर है, भूपेश बघेल जी के नाम मात्र से आप में डर है। अभी क्या लखन जी भी कह रहे हैं कि प्रतिष्ठा का सवाल तो हो ही गया है। भूपेश बघेल चुनावी मैदान में है, लंबे समय से सीट आपके कब्जे में है, फोकस जिस तरह से बीजेपी का हो गया है राजनांदगांव सीट पर। देखिए, फोकस तो हमारा हर सीटों में है, देश की प्रत्येक सीटों में है, और हमारा जो टारगेट है वो 400 पार का आंकड़ा है। हम पार करने जा रहे हैं और हम 11 की 11
लोकसभा सीटें आराम से जीतने जा रहे हैं। और भाई अभी मैं सुन रहा था, हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी बोले थे और हमारे सत्य प्रकाश जी भी बोले थे कि उनकी लोकप्रियता अगर इतनी अच्छी थी, लोकप्रियता अगर उन्होंने काम इतना अच्छा किया था, तो भूपे में नाम कैसे आया, जरा ये बता दीजिए। और जनता ने उन्हें उखाड़ क्यों फेंका, जरा ये भी बता दीजिए भाई साहब। देखिए ऐसा है, जनता ने उखाड़ फेंका, अगर उनकी इतनी लोकप्रियता थी तो जनता ने उखाड़ क्यों फेंका है। ये साफ सुथरा दिखता है कि उन्होंने गंदे काम किए। योजनाओं का जो है लाभ जो जनता तक पहुंचाना था, एक भी इंप्लीमेंट बताइए ना, एक भी योजना बताइए जो जनता को लाभ मिला हो, एक भी योजना का। आपकी 36 घोषणा पत्र आपने वो वादा किया था, एक भी घोषणा पत्र पूरा नहीं कर रहा। शराबबंदी का आपने सबसे पहला बड़ा वादा किया था, उसी पे ही सबसे पहले फेल नजर आए। 5 साल तक सिर्फ समिति पे समिति बनाते रहे और घर घर तक आपने शराब का पहुंचाने का काम कर दिया। तो ये तो दुर्भाग्य रहा। तो जनता क्या आप समझ नहीं रही है। और किसान की बात कर रहे थे सत्य प्रकाश जी, देखिए ऐसा है, आज माननीय मोदी जी ने किसानों के खातों में सीधा सीधा प्रतिवर्ष 6,000 रुपए देने की शुरुआत कर डाली। यही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपके राहुल गांधी जो बेफोर्स के दलाल थे, वो बोलते थे कि मैं 100 करोड़ भेजता हूं, 15 करोड़ पहुंचता, खुद एक्सेप्ट किया था उन्होंने, खुद एक्सेप्ट किया था। 85 करोड़ 85% खत्म हो जाता है, घपले में चले जाता है। लेकिन माननीय मोदी जी ने उस भ्रष्टाचार को सीधा सीधा खत्म कर दिया और सीधा उनके खाते में, गरीबों के खाते में, किसानों के खाते में सीधा पैसा पहुंचाना शुरू कर दिया। आपकी 5, 55, 60 साल की जो सरकार रही, सिर्फ भय और भ्रष्टाचार के अलावा कोई कार्य नहीं करी। ऐसा कोई उपलब्धि बता दीजिए इसमें कोई उपलब्धि रही हो। माननीय मोदी जी की उपलब्धि तो पूरा विश्व गुणगान करता है, इससे बढ़कर और क्या चाहिए आपको। कौन सी योजना है जो विश्व गुणगान नहीं करता। देश के साथ देश की जनता आज सर आंखों पर बैठा रही है, ये जानती है कि उन्होंने कभी भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दिया, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे काम करते रहे और आज भी काम कर रहे हैं। और आगे भी उन्होंने जो विकसित भारत का स्वप्न दिखाया है उसकी ओर वो बढ़ते हुए दिखा। तो ये लड़ाई, जिस तरह लगन जी ने कहा कि लड़ाई भूपेश बघेल और मोदी के नाम, मतलब जिस तरह आप पूरा चुनाव लड़ रहे हैं सिर्फ एक नाम पर, जो कैंडिडेट है उनका नाम सामने नहीं आ रहा है, तो ये लड़ाई मोदी और भूपेश बघेल के सामने है राजनांदगांव सीट पर। मुझसे पूछा आपने? जी, दो के लिए आपसे। देखिए हम तो कमल निशान पे चुनाव लड़ते हैं, माननीय मोदी जी के चेहरे पे भी चुनाव लड़ते हैं। अब कल ये बोलते थे कि जब छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहा था तो इनके पास चेहरा नहीं, बोलते थे। अरे भाई हमने शुरू से कहा है हमारा चेहरा कमल का निशान है। माननीय मोदी जी अगर आज चेहरा बन रहे हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन हमारा निशान कमल का निशान है और हम कमल के निशान पे और विकास के मुद्दे पर ही हमने चुनाव लड़ा है और जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे हमने चुनाव लड़ा है। और जनता ने इसलिए पिछले 10 वर्षों से अपने माथे पर, अपने सर पे उठा के रखा है माननीय मोदी जी को। और इसका उदाहरण भी आपने जीता जागता दिया, जो मैंने पहले भी कहा कि सारे जितनी जो वादे किए, चाहे राम मंदिर का वादा हो, चाहे धारा 370 का हटाने का वादा हो, चाहे ट्रिपल तलाक का वादा हो, चाहे जल जीवन मिशन के अंदर घर घर पहुंचाने का, प्रधानमंत्री आवास सबको देने का, गरीबों को देने का वादा हो, चाहे गरीबों को अनाज देने का। अरे गरीबों का अनाज जब ये दिया जा रहा था, उसका अनाज तो भूपेश बघेल जी खा गए। किस मुंह से वो जनता के बीच में जाना चाह रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आता। जनता भी जब उखाड़ फेंकेगी और जब बुरी तरह हराएगी, हम हार गए, हमारे से देखना पड़ेगा, समीक्षा करेंगे, ये स्थिति आएगी। फिक्र मत करिए, अभी आप चुनाव हो जाने दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या होगा। आपने उपलब्धि की बात की भाई साहब, हाफ बिजली बिल आप बंद करके दिखा दीजिए, किसकी उपलब्धि हो। हिम्मत तो बंद करके दिखा दीजिए, आत्मानंद स्कूल बंद करके दिखा दीजिए आप। हाँ वो बंद कर सकते हैं आत्मानंद, अंग्रेजी जैसे आपने बस्तर में बंद किया 300 स्कूल, वो कर सकते, अलग बात है। वही मैं बोलूँ ना, किसानों के लिए आपको सोचना क्यों पड़ा है। हम अगर 2700-2800 तक लेंगे तभी तो आपको सोचना पड़ता। आप वही लोग हैं जो 2100 बोल के नहीं दिए थे, 2 साल का बोनस बोल के नहीं दिए थे। मगर जब हमारी सरकार है, हमने काम किया, किसानों को उनका समर्थन मूल्य दिया है, जो हक मिलना चाहिए, हमने 2700 तक दिया था। आपको सोचना पड़ा नहीं है तो कैसे गुजारा होता है, उन्होंने देखा, उन्होंने गुजारा है। और उसी के कारण से आज जनता के बीच में प्रधानमंत्री आवास योजना दे दी, गरीबों को अनाज दे दिया। आप लोगों ने कभी नहीं कहा, सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के बारे में बोलते हैं। गरीब 60-70 वर्षों से सिर्फ आप नहीं लगाते रहे, लेकिन गरीबों का पैसा खाने का काम, गरीबों का हक खाने का काम अभी दिन अगर कोई किया है तो सिर्फ कांग्रेस की पार्टी ने किया, दूसरों ने नहीं किया। जरा जाके चेक करिए आपने क्या किया, आपके शहजादे क्या करते घुसे। अरे जरा ये भी तो बता दीजिए, अरे जरा ये भी बता दीजिए, अभी जो आपकी सैन पुत्रोत्तरा जी ने बताया आपके घोषणा पत्र में नारी जो जनता के हक खाने की बात कर रहे हैं और जनता का आधा संपत्ति अपने जब्त करने की बात कर रहे हैं, ये घोषणा पत्र से हटाएंगे या जनता का जो संपत्ति है उसको आप खा लेंगे, जरा ये बता दीजिए। ठीक है लगन जी से प्रतिक्रिया ले। लगन जी, दोनों ही अपनी उपलब्धियां किनारे, राजनांदगांव सीट पर क्या मुद्दे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले भूपेश बघेल की सरकार रही,
तब भी तमाम विकास कार्यों के दावे यहाँ पर कांग्रेस कर रही है और विफलताएं गिना रही है 10 साल की मोदी सरकार की। और वही मोदी जी आके तमाम ये दावा कर रहे हैं सभा से कि विकास का रोड़ा बनने का काम किया है कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में रही है, कि केंद्र की योजनाओं को छत्तीसगढ़ की जनता तक नहीं पहुंचने दिया गया। देखिए, मुझे लगता है ऐसा नहीं है। और जिस तरह से मुद्दों की बात जो है इस समय तो चुनाव में कुछ है ही नहीं। देखिए, सारे मुद्दों को एक तरफ किनारे कर दिया गया है या किनारे कर दिया जा रहा है और जो है मुद्दों की ये राजनीति नहीं हो रही है, केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि कांग्रेस भ्रष्ट है, विपक्ष भ्रष्ट है, तो फिर विपक्ष के आरोपी दागदार और भ्रष्ट नेताओं को जो है सत्ता पक्ष भाजपा क्यों ले रही है, तो ये भी सवाल है। और ये कहते हैं कि लोकप्रियता का जो पैमाना चुनाव जितना नहीं होता, यदि लोकप्रियता का पैमाना चुनाव जितना ही होता तो अटल बिहारी वाजपेयी जैसा आदमी एक वोट से चुनाव नहीं हारता। तो ये जो कहा जाता है कि आप चुनाव जीत रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है कुछ भी कहें और कुछ भी करें सब सही है। मुद्दों को जिस तरह से बरगलाया जा रहा है, जनता को जिस तरह से मुद्दों को एक तरफा किनारे किया जा रहा है, आप कोई भी मुद्दों की बात करिए, आप उस मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। तो ये जो है मुद्दों पर तो चुनाव नहीं है, चेहरे पर कमल पर चुनाव लड़ रही है भाजपा, कहा जा रहा है भाजपा प्रवक्ता द्वारा। बताइए कहां पर कमल के बाद या भाजपा पार्टी है? केवल और केवल मोदी की गारंटी, मोदी हम शब्द भी उपयोग नहीं कर रहे हैं, केवल मैं बोल रहे हैं। तो ये चुनाव एक तरफा मोदी बनाम भूपेश बघेल है और ये जो है देखना दिलचस्प होगा कि जो है रिजल्ट क्या बताता है। लेकिन चुनाव जो है कहीं पर भी भाजपा नहीं है, कहीं पर कमल नहीं है, केवल मोदी और भूपेश बघेल के बीच में चुनाव है। तौकीर जी, इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, ऐसा है, आरोप लगाना बोलना अलग बात है, आरोप नहीं, आरोप साबित हो रहा है, ईडी कार्रवाई करती है तो यही भूपेश बघेल आप शब्दों का प्रयोग कर उसे कुत्ते बिल्ली जैसा शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये स्थिति इनकी आ जाती है। तो आप अंदाज लगाइए कि अगर चलिए आप अगर वरिष्ठ पत्रकार जी की बात मैं ये भी मान लेता हूं कि मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है तो कोई क्या बुरा है भाई। अगर आपको दूल्हा चाहिए तो दूल्हा तो चाहिए ना, दूल्हा तो है हमारे पास, आपके पास कहां है दूल्हा, जरा ये बता दीजिए। कांग्रेस के पास कोई दूल्हा है क्या? किसके चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, जरा बता दीजिए किसके लिए लड़ रहे हैं। 40 पे समेट गई कांग्रेस और अब 4 की ओर जा रही है, 4 पे समेटने जा रही, 4 पे उनके जितने कार्यकर्ता छोड़ कर भाग रहे हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े छोटे छोटे कार्यकर्ता बड़ी तादाद में छोड़ के भाग रहे हैं। ये स्थिति दिखा रही है भय का माहौल कहां है, भगदड़ कहां मची हुई है, ये समझ लीजिए। ये स्थिति कांग्रेस में है और ये जो लोकतंत्र की हत्या जो इन्होंने किया, ये जनता ने देखी लोकतंत्र की हत्या करके क्या रहा, रंगनाथ नाचा इन्होंने 2 साल तक इंदिरा गांधी ने। और सम्मान की बात करें, नारी सम्मान की, आपने भी देखा नारी का सम्मान कभी इनके राज्य में छत्तीसगढ़ में 5 साल कैसे छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार होते रहे। तो आपने ये सब चीजें देखा है, तो ये जनता ने जाना, जनता ने चाकूबाजी भी देखी है, छत्तीसगढ़ को चाकूपुर रायपुर को चाकूपुर बना दिया था। तो आज जो स्थिति है जनता इनको समझ चुकी है, ठीक है, देखा जाए पिछला विधानसभा चुनाव परिणाम जो रहा उसके बाद लोकसभा में 9 सीटें आप लेकर आए, लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में भले ही आपकी सरकार बनी है बहुमत के साथ, लेकिन वोट परसेंट कांग्रेस का कम नहीं हुआ है। अगर आप ये सोचे कि बिल्कुल कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि आप जो क्लीन स्वीप का टारगेट लेकर चल रहे हैं बहुत आसान है, तो आपको लगता है ऐसा हो पाएगा तौकीर जी? बिल्कुल इस बार जरूर होगा, क्योंकि देखिए जनता जान चुकी है, जनता इस बात को समझ चुकी है विकास किसने किया, पूरे देश में विकास कौन कर रहा है, देश को सुरक्षित हाथों में किसके कौन पहुंचाया, आज मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। ये तो चाइना की गोद में जाकर चंदा लेकर बैठ गए थे, आपने भी देखा है। तो ये स्थिति नहीं हो सकती। और जब सेना के जवान हमला करते हैं, सेना के जवान चाइना को रोकते हैं, ये शक करते हैं, उनको शक की सुई बनाते हैं। आपने देखा होगा अभी नक्सलियों को मारा गया तो यही भूपेश बघेल उसको शहीद का दर्जा देते हैं और उसकी जांच की बात करते हैं। तो आप अंदाज लगाइए, ये पहले ये निर्णय कर ले, ये देश के दुश्मनों के साथ है या देश के साथ है, ये देश के जवानों के साथ है या माओवादी या चाइना जैसे लोगों के साथ है। समय की कमी है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राजनांदगांव का रण है, दूसरे चरण का मतदान होना है, 3 सीटों पर मतदान होगा, लेकिन हाई प्रोफाइल सीट राजनांदगांव बनी हुई है।
क्योंकि चुनावी मैदान में भूपेश बघेल है, चुनौती बन पा रहे बीजेपी के सामने, और क्या बीजेपी उस सीट पर अपनी जीत बरकरार रख पाएगी तो आने वाला वक्त बताएगा। गोहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।